बच्चों, आज हम करेंगे भाषा अभ्यास का पाठ 14। एक थी स्वाति। पहला प्रश्न है, दिए गए उदाहरण की तरह शब्दों को अलग अलग करके लिखिए। उदाहरण देखिए, पढ़ाई, लिखाई और बीच में क्या लगाया गया है? योजक चिन्ह। तो बच्चों, जब योजक चिन्ह लगाया जाता है इसका अर्थ होता है कि यह क्या कर रहा है? दो शब्दों को आपस में जोड़ रहा है। लेकिन जब योजक चिन्ह हटाया जाता है तो इसकी जगह क्या लग जाता है? और। योजक चिन्ह की जगह हम और का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, पढ़ाई लिखाई के बीच में योजक चिन्ह लगाया गया है, लेकिन जब योजक चिन्ह को हमने हटा दिया तो यहाँ पे क्या लगा? और क्या शब्द लिखा गया? पढ़ाई और लिखाई। योजक चिन्ह की जगह और लिखा गया। तो इसी तरह हम आगे वाले शब्दों को भी बनाएंगे। पहला है माता पिता। इसका शब्द क्या बनेगा? माता और पिता। योजक चिन्ह हटा दिया गया, इसकी जगह और का प्रयोग किया गया। फिर है भाई बहन। बीच में योजक चिन्ह है, इसे हटा दीजिए तो क्या बन जाएगा? भाई और बहन। तीसरा है दादा दादी। बीच में योजक चिन्ह है, इसे हटाकर हम क्या लिखेंगे? दादा और दादी। चौथा है चाचा चाची। बीच में योजक चिन्ह है, जब इसे हटाया जाएगा तो क्या बन जाएगा? चाचा और चाची। तो बच्चों, इस तरह से आपको पता चल गया होगा कि जब योजक चिन्ह हटाया जाता है तो उसकी जगह पर हम और का प्रयोग कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं प्रश्न 2। करवाने से पहले बच्चों मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी, तो आइए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विराम चिन्हों के बारे में। वैसे तो बहुत सारे विराम चिन्ह हमारे हिंदी व्याकरण में हैं, लेकिन आपकी भाषा अभ्यास में इस पाठ में जिन दो विराम चिन्हों के बारे में आपको बताया गया है वो है पूर्ण विराम और दूसरा है प्रश्नवाचक चिन्ह। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि विराम चिन्ह किसे कहा जाता है। बच्चों देखो, जब हम चलते हैं ना, तो चलते हुए हम ऐसा नहीं करते कि एक ही सीध में चलते रहते हैं, हमें कहीं कहीं रुकना भी पड़ता है। रास्ते में मान लीजिए आप चल रहे हैं और सामने से कोई गाड़ी आती है, आपको रुकना पड़ता है ना। तो उसी तरह जब हम बात करते हैं या लिखते हैं तो हमें बीच में थोड़ा थोड़ा सा रुकना पड़ता है। अगर हम एक ही सांस में किसी बात को कहते चलेंगे तो वो सुनने वाले को समझ में नहीं आएगी। जैसे मान लीजिए मैं कह रही हूं, आज मैंने आम केला संतरा अमरूद खाया। क्या आपने खाया? तो एकदम से जब हम इकट्ठे कोई बात कहते हैं ना, वो समझ में नहीं आती है। लेकिन अगर हम ऐसे कहें कि आज मैंने आम केला संतरा अमरूद खाया, क्या आपने भी खाया? अगर मैं उसी वाक्य को थोड़ा रुक रुक कर कहूंगी तो आपको समझ में आएगा। तो बच्चों, कहने के लिए तो जब हम कहते हैं तो आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे रुका जा रहा है, लेकिन लिखते हुए हम कैसे समझें कि कहाँ पर रुकना है, रुका जा रहा है, कहाँ पर थोड़ा सा रुका जा रहा है, कहीं पर ज्यादा रुका जा रहा है, कैसे समझोगे आप? तो इन्हीं बातों को समझाने के लिए हिंदी व्याकरण में कुछ एक चिन्ह बनाए गए हैं। इन्हीं चिन्हों को बच्चों विराम चिन्ह कहा जाता है। अब आपको जो विराम चिन्ह आपके इस पाठ में है वो है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम क्या होता है? जब हम अपनी बात को कह देते हैं और वाक्य पूरा हो जाता है तो पूरा होने पर ही, वाक्य के पूरा होने पर ही क्या लगाया जाता है? पूर्ण विराम लगाया जाता है। पूर्ण का अर्थ ही होता है बच्चों पूरा होना, है ना। तो जब कोई वाक्य पूरा हो जाता है तो क्या चिन्ह लगाया जाता है? पूर्ण विराम। जैसे देखिए, मेरा नाम सीमा है, तो वाक्य पूरा हो गया और मैंने क्या लगा लिया? पूर्ण विराम। यहाँ पर देखिए, राम खाना खा रहा है, वाक्य पूरा हो गया तो क्या लगा दिया? पूर्ण विराम। दूसरा है राघव पाठशाला जाता है, वाक्य पूरा हो गया, है ना, तो क्या लगा लिया? पूर्ण विराम। तो बच्चों, जब भी कोई वाक्य पूरा हो जाता है तो उसे पूरा होने के बाद हम क्या लगाते हैं? पूर्ण विराम लगाते हैं। फिर है, अच्छा ये बताओ, आपको जो मैं पढ़ाती हूँ आपको समझ में आता है ना? सब बच्चे अच्छे से पढ़ाई करते हैं। अच्छा बच्चों, ये बताओ, मैंने अभी आपसे क्या कहा? प्रश्न पूछे ना, 2 प्रश्न पूछे। तो जब हम प्रश्न पूछते हैं ना बेटा, तो उसके बाद हम क्या लगाते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। जब भी कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसके बाद क्या लगाया जाता है? प्रश्नवाचक चिन्ह, जिसे इस तरह से लगाया जाता है। जैसे देखिए,
आपका घर कहाँ है? ये एक प्रश्न है ना, तो जब प्रश्न खत्म हो गया तो हमने क्या लगाया? प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ देखिए, आपका घर कहाँ है, प्रश्न खत्म हुआ, क्या लगा दिया? प्रश्नवाचक चिन्ह। आप कहाँ चल दिए, प्रश्न है तो क्या लगेगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। तो बच्चों, आपको इस पाठ में इन्हीं दो चिन्हों से अवगत करवाया गया है, पूर्ण विराम और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो आइए करते हैं इस पर आधारित प्रश्न। अब है प्रश्न 2। नीचे दिए गए वाक्यों को बोल बोल कर पढ़िए। स्वाति पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी। बच्चों, ये साधारण वाक्य है। वाक्य खत्म होने पर क्या लगाया गया है? पूर्ण विराम। उसे कौन सी कक्षा में प्रथम स्थान मिला था? ये एक प्रश्न है, तो क्या लगाया गया है? प्रश्नवाचक चिन्ह। स्कूल में छात्रावास था। फिर से साधारण वाक्य है, तो वाक्य के अंत में पूर्ण विराम। लड़कियां क्या ध्यान से सीखती थी? फिर से प्रश्न है, तो क्या लगाया गया है? प्रश्नवाचक चिन्ह। अब आइए, यहाँ पर नीचे हमें क्या लगाने हैं? कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनमें प्रश्नवाचक चिन्ह या पूर्ण विराम को हमने उनके सही स्थान पर लगाना है। पहला है, भावना सैर करने गई है। बच्चों, ये साधारण वाक्य है, तो यहाँ क्या लगेगा? पूर्ण विराम। दूसरा है, क्या तुम स्कूल जाओगे? ये एक प्रश्न है, तो हमने क्या लगाया? प्रश्नवाचक चिन्ह। तीसरा है, तुम क्या पढ़ रहे हो? फिर से प्रश्न है, तो क्या लगाया? प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला है, बच्चे चुपचाप बैठे हैं। ये एक साधारण वाक्य है, तो वाक्य खत्म होने पर क्या लगाया? पूर्ण विराम। फिर है, क्या आप खाना खाएंगे? ये प्रश्न है, तो हमने यहाँ क्या लगाया? प्रश्नवाचक चिन्ह। तो बच्चों, इस तरह से यहाँ पर पूर्ण विराम तथा प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया। इन चिन्हों को हम क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। अब है प्रश्न 4। नीचे दिए गए शब्दों में सही उपसर्ग जोड़ते हुए नए शब्द लिखिए। तो बच्चों, इस प्रश्न को करने से पहले हमें समझना होगा कि उपसर्ग किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, ये है मूल शब्द, है ना। तो मूल शब्द हमने ले लिया, मानिए चांद। मूल शब्द क्या ले लिया? चांद। लेकिन अब हम इसमें जोड़ेंगे नी शब्दांश हमने जोड़ा। देखिए, ये शब्द का एक छोटा सा हिस्सा है नी, हमने इसे यहां जोड़ दिया। अब आप मुझे बताइए, उपसर्ग में तो आपने जो शब्दांश है वो आगे जोड़े थे, लेकिन यहाँ पे आपने शब्दांश कहाँ जोड़े? चांद लिखा है मूल शब्द, मूल शब्द से हमने कहाँ जोड़ा है ये शब्दांश? मूल शब्द से पीछे। तो बेटा, जब हम इसको पीछे जोड़ते हैं, आगे नहीं जोड़ते बल्कि कहाँ जोड़ते हैं? पीछे जोड़ते हैं मूल शब्द से, तो ये क्या कहलाता है? प्रत्यय कहलाता है। और एक नया शब्द बनता है चांदनी। तो बच्चों, जो उपसर्ग या प्रत्यय होते हैं ना, जब वो मूल शब्द में जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं? एक नया शब्द बनाते हैं। जैसे यहाँ पे मूल शब्द है मधुर, मधुर में हमने जोड़ा शब्दांश ता। अब मुझे बताइए कि मूल शब्द तो मधुर है, इसमें हमने ता कहाँ जोड़ा? आगे जोड़ा है या पीछे जोड़ा है? मधुर शब्द से पीछे जोड़ा है ना, तो ये क्या कहलाएगा? प्रत्यय। आपने याद रखना है बेटा, प से प्रत्यय और प से पीछे। तो जो प्रत्यय है बेटा, वो मूल शब्द से हमेशा पीछे जोड़े जाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, मधुर में जब हमने मूल शब्द मधुर में जब हमने ता प्रत्यय जोड़ा तो क्या बन गया? मधुरता। तो बच्चों, आपने याद रखना है कि जो उपसर्ग हैं वो हमेशा कहाँ जोड़े जाते हैं? मूल शब्द से पहले, मूल शब्द के आगे। और जो प्रत्यय हैं वो कहाँ जोड़े जाते हैं? मूल शब्द के पीछे, ठीक है। तो चलिए आइए अब करते हैं अगला प्रश्न। बच्चों, अब हम करेंगे उपसर्ग। उपसर्ग किसे कहते हैं ये मैं आपको अभी बताऊंगी। बच्चों, आपने सुना होगा कि शब्दांश जो होते हैं वो पूरा शब्द नहीं होते, बल्कि शब्द का एक छोटा सा अंश होते हैं जिन्हें शब्दांश कहा जाता है। अब इन शब्दांशों को हम क्या करते हैं? जो मूल शब्द होते हैं या उससे पहले जोड़ते हैं या बाद में जोड़ते हैं। बच्चों, मूल शब्द में जब छोटे छोटे शब्दांश, शब्द के छोटे छोटे हिस्से जोड़े जाते हैं, तो अगर वो पहले जोड़े जाएं तो उन्हें उपसर्ग कहते हैं।
लेकिन बाद में जोड़े जाएं तो प्रत्यय कहते हैं। आइए मैं आपको समझाती हूं कि कैसे। देखिए ये है मूल शब्द होश, ये है बेटा मूल शब्द होश। अब इसमें हम एक शब्दांश जोड़ेंगे जो है बे। तो शब्दांश जो है बे है, लेकिन आप अब ये देखिए कि मूल शब्द के हमने, ये तो मूल शब्द है, जो हमने बे जोड़ा वो मूल शब्द से आगे जोड़ा या पीछे जोड़ा? बताइए, आगे जोड़ा या पीछे जोड़ा? तो आप देख रहे होंगे कि बे को हमने मूल शब्द के आगे जोड़ा है। आगे जोड़े जाने पर बच्चों ये क्या कहलाएगा? उपसर्ग कहलाएगा। ठीक है। और जब बे को हमने होश में जोड़ा तो क्या बन गया? बेहोश। एक नया शब्द बन गया बेहोश। तो जब उपसर्ग हमने कहा जोड़ा? मूल शब्द में जोड़ा तो क्या बना? एक नया शब्द। लेकिन आपने ध्यान रखना है कि मूल शब्द जो है उसमें जब शब्दांश मूल शब्द के आगे जोड़ा जाता है तो उसे उपसर्ग कहते हैं। आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। मूल शब्द है बच्चों भाव। मूल शब्द क्या है? भाव। अब इसमें हम जोड़ेंगे प्र शब्दांश। तो ये जोड़ दिया हमने यहां पे। अब मुझे बताइए कि भाव मूल शब्द जो है उसके हमने प्र को कहां जोड़ा? आगे या पीछे? तो आप देख रहे होंगे कि जो प्र शब्दांश है बेटा, शब्द का देखिए छोटा सा हिस्सा है ये, इसे हमने कहां जोड़ा है? भाव के आगे। ठीक है ना? तो आगे जोड़े जाने पर वो क्या कहलाएगा? उपसर्ग कहलाएगा। और एक नया शब्द क्या बनेगा? प्र जमा भाव, प्रभाव। तो बच्चों आपने याद रखनी है कि जब भी शब्दांश मूल शब्द के आगे जोड़े जाएं तो उन्हें क्या कहा जाता है? उपसर्ग कहा जाता है। अब तीसरा उदाहरण देखिए। मूल शब्द है रक्षा। मूल शब्द क्या है? रक्षा। और हमने इसमें जोड़ा शब्दांश सु। अब ये देखिए कि सु हमने कहा जोड़ा? रक्षा के पीछे जोड़ा है या आगे जोड़ा है? आगे जोड़ा है ना, तो ये क्या कहलाएगा? उपसर्ग कहलाएगा। और नया शब्द क्या बन जाएगा? सुरक्षा। बच्चों इसी तरह जब आपने समझ लिया कि मूल शब्द में जो शब्दांश है अगर वो आगे जोड़ा जाए तो उसे उपसर्ग कहते हैं। लेकिन अब सोचिए अगर ये शब्दांश यहां ना जोड़कर पीछे जोड़ा जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? आइए मैं आपको बताती हूं। बच्चों अब है अगला प्रश्न। नीचे दिए गए शब्दों में सही उपसर्ग जोड़ते हुए नए शब्द लिखिए। आपको मैंने बताया कि उपसर्ग किसे कहते हैं। तो यहाँ देखिए कुछ शब्दांश दिए हैं, उपसर्ग दिए हैं, सु, बे, नी और प्र। तो आइए अब देखते हैं इनमें से कौन सा उपसर्ग कहाँ लगेगा। पहला है होश। तो होश में हम क्या जोड़ेंगे? बे। बे जमा होश, बेहोश। दूसरा है रक्षा। रक्षा में हम जोड़ेंगे सु। सु जमा रक्षा, सुरक्षा। तीसरा है भाव। भाव में हम कौन सा उपसर्ग जोड़ेंगे? प्र। प्र जमा भाव क्या बना? प्रभाव। चौथा है डर। डर में हम जोड़ेंगे नी उपसर्ग और नी जमा डर, निडर। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो शब्दांश हैं इन्हें हमने कहाँ जोड़ा है? मूल शब्द से पहले, मूल शब्द के आगे। तो ये सारे क्या हैं? उपसर्ग हैं बच्चों। आपने ध्यान रखना है, इन्हें हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं।